नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम मारबर्ग वायरस के संदर्भ में चर्चा करेंगे और यह वायरस प्रमुख रूप में चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि अफ्रीका का देश इक्वेटोरियल गिनी, वहां पर इसके संदर्भ में कुछ मामले पाए गए हैं और माना जाता है कि इसकी जो घातक क्षमता है वो इसको एक तरह से खतरनाक बनाती है, क्योंकि सामान्य तौर पर लगभग 88% की मृत्यु दर यहाँ पर देखी गई है। कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर जितने लोगों को संक्रमण हुआ है वहां पर सभी की मृत्यु हुई है। उस आधार पर आप देखें तो ये काफी खतरनाक वायरस माना गया है। इक्वेटोरियल गिनी में सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से घोषणा की गई है कि वहां पर की एनेटम जो प्रांत है वहां पर कम से कम 9 लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने जांच में यह कन्फर्म किया है कि इसका जो प्रमुख रूप से कारण है वो मारबर्ग वायरस है। इससे पहले आप देखें इक्वेटोरियल गिनी में इसके मामले नहीं थे, अफ्रीकी देशों में जरूर इसके पहले मामले आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अन्य लोग भी इससे एक तरह से बीमार हैं जिनको अलग करके रखा गया है जिससे कि इसका प्रसार ना हो पाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति संक्रमित है अगर आप उसके संपर्क में हैं तो ये वायरस आप पर प्रभाव डाल सकता है। तो इसीलिए इक्वेटोरियल गिनी के द्वारा काफ़ी सावधानी बरती गई है और डब्ल्यूएचओ ने एक तरह से इक्वेटोरियल गिनी की तारीफ की है कि उन्होंने समय रहते इस वायरस का पता लगाया है और जो लोग प्रभावित हैं उनको एक तरह से आइसोलेट किया गया है। तो अगर हम मारबर्ग वायरस की बात करें तो आपने एबोला वायरस के बारे में जरूर सुना होगा और ये काफ़ी खतरनाक है और अफ्रीका के कई देशों में लगातार इसने कहर बरपाया है। इसी अगर हम वायरस के एक परिवार की बात करें जो फाइलो वायरस परिवार है, उस परिवार से आप देखें तो मारबर्ग वायरस भी संबंधित है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें तो ये एक तरह की जूनोटिक बीमारी है, क्योंकि जानवरों के माध्यम से ये मनुष्यों में एक तरह से प्रसार हो रहा है इसका। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो माना यह गया है कि ये जो बीमारी है एक प्रारंभिक बुखार के आधार पर जब शुरू होती है, अंतिम रूप में लोगों में रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग जैसी स्थिति बनती है और शरीर के कई अंगों पर यह अलग अलग रूप में प्रभाव डालता है। जैसे इबोला वायरस में खतरनाक स्थिति बनती है वैसी स्थितियां आप देखें तो मारबर्ग वायरस के साथ भी जुड़ी हैं और यह काफ़ी घातक माना गया है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम मानव में इसके प्रसार की बात करें तो यहाँ पर अगर हम वाहक की बात करते हैं यानी कैरियर की बात करते हैं तो ये काम प्रमुख रूप से एक फ्रूट बैट के द्वारा किया जाता है और चमगादड़ की यह प्रजाति है राउसेटस एजपियाकस। तो इसके द्वारा प्रमुख रूप से आप देखें जो मारबर्ग वायरस है उसको कैरियर के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जो चमगादड़ है उसका इस वायरस जो इसमें रहता है उससे कोई भी एक तरह से इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसमें किसी भी तरह के बीमारी के लक्षण नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग इसके संपर्क में आते हैं वहां पर एक तरह से इसका प्रसार जरूर होता है। इस तरह के मामले देखे गए हैं कि ये चमगादड़ जिन गुफाओं में रहते हैं वहां पर अगर किसी तरह की खान है या लोग गुफाओं में कभी मान लीजिए किसी भी तरह के अध्ययन के लिए गए हैं तो वो लोग मारबर्ग वायरस से प्रभावित हुए हैं। तो ये चमगादड़ प्रमुख रूप से इस वायरस को आगे प्रसार करने के लिए उत्तरदायी है। सामान्य तौर पर इस चमगादड़ के माध्यम से बंदरों में इसका जो प्रसार हुआ है और बंदरों के माध्यम से अगर हम देखें तो अंतिम रूप में मानव के पास ये वायरस पहुंचा है। यहाँ पर ऐसे कुछ प्रमाण भी सामने आए हैं कि इस चमगादड़ के माध्यम से सुअरों में ये फैलता है और वहां से मनुष्यों में कहीं ना कहीं फैल सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि ये जो चमगादड़ है इसके माध्यम से मारबर्ग का जो प्रसार है वो जानवरों में ना हो पाए और वहां से मनुष्यों में होने की स्थितियों को फिर हम रोक पाएंगे। तो प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं ये चमगादड़ एक तरह से कैरियर के रूप में ज़्यादा उत्तरदायी है। अगर हम इसके प्रसार की स्थितियों को देखें तो जो भी लोग यहाँ पर संक्रमित होते हैं तो रक्त में प्रमुख रूप से ये जो वायरस है वो संक्रमण की स्थिति को आगे विस्तारित करता है। जैसा हमने चर्चा किया कि ब्लीडिंग की स्थितियां भी बनती हैं और शरीर के अलग अलग भागों में जहां पर भी आप देखें कि तरल पदार्थ के साथ में आपका संपर्क हो सकता है, यानी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इस संक्रमण से प्रभावित है तो उसके शरीर से किसी भी तरह का तरल पदार्थ अगर आपके संपर्क में आता है तो माना जाता है कि आप में यह संक्रमण हो सकता है। यानी अगर मान लीजिए आपकी त्वचा पर कोई चोट लगी है तो उसके माध्यम से भी इसके प्रसार की संभावनाएं देखी गई हैं। यह ऐसी सतह जहां पर यह वायरस एक तरह से पहले से उपस्थित है, जैसे अगर हम बिस्तर या कपड़ों की बात करें जो संक्रमित व्यक्ति उपयोग करता है उनके माध्यम से भी इसका संचरण मानव में हो सकता है। यहाँ पर ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी जो इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो मारबर्ग वायरस से प्रभावित हैं वो भी इससे एक तरह से संक्रमित हुए हैं। तो जो इनके इलाज करने वाले हैं उनको काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। तो आप कहीं ना कहीं कोविड-19 जैसा भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रसार की स्थितियां उसी तरह से हैं और रोकने के लिए आपको लगातार हाथ धोना या सफाई एक तरह से बनाकर रखना पड़ेगा। जहां पर भी वायरस है किसी व्यक्ति के साथ में, किसी सतह के साथ में या कपड़े या वस्त्रों में है तो वहां से अपने आप को आप दूर रखें और अपनी सफाई बनाकर रखें। तो ये एक तरह से बचाव का तरीका हो सकता है।
यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखें, ये संक्रामक तब तक बना रहता है जब तक रक्त में वायरस रहता है। तो इसीलिए पूर्ण रूप से जब तक ये समाप्त ना हो, उस व्यक्ति में जिसमें संक्रमण है वो अन्य लोगों में संक्रमण फैला सकता है। यहाँ तक ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि अगर व्यक्ति इस मार्बर्ग वायरस से मरा है और उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो जिन लोगों को दफनाने के लिए साथ में ले जाया गया है, अगर वो किसी भी तरह से उस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो उनमें भी संक्रमण फैला है। तो यहाँ पर ये तेजी से संक्रमित होता है, तो इसमें संक्रमण की स्थिति न फैले, यानी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इससे प्रभावित है उससे बनाकर रखना, इसके लिए प्रमुख रूप से इलाज माना जाता है। जहाँ तक इसके मार्बर्ग वायरस नाम पढ़ने की बात करें, अगर हम मार्बर्ग की बात करते हैं तो ये जर्मनी में जगह है और पहला मामला अगर हम देखें तो 1967 में है। इसके पहले मामले के संदर्भ में ये माना जाता है कि युगांडा जो अफ्रीकी देश है, वहां से आयात करके कुछ अफ्रीकी हरे बंदरों की प्रजातियां लाई गई थी अनुसंधान के लिए, और जर्मनी में मार्बर्ग में अनुसंधान के दौरान अगर हम देखें तो इन बंदरों में जो एक तरह से वायरस था वो वहां काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे उनमें फैला, और प्रमुख रूप से माना जाता है कि इसके प्रभाव में आकर लोगों की मृत्यु सबसे पहले 1967 में मार्बर्ग जर्मनी में हुई। इसी के साथ साथ आप देखें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में और सर्बिया के बेलग्रेड में भी लोगों की मृत्यु हुई जो इस तरह के वायरस के संपर्क में आए। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन मंकी हैं युगांडा के, इन्होंने मानव में पहला इस तरह का प्रसार किया मार्बर्ग वायरस का, और पहली मृत्यु को की जर्मनी के मार्बर्ग में हुई थी। इसीलिए इस वायरस को मार्बर्ग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से जीव इसको आगे फैलाते हैं, खासतौर से अगर हम बंदरों की इन प्रजातियों की बात करें या जैसे हमने सूअरों की बात करी, उनसे अपना संपर्क हमें कम करना पड़ेगा, तभी हम इससे एक तरह से बच सकते हैं। और अंतिम रूप में जो चमगादड़ की प्रजाति इसके लिए उत्तरदायी है, कहीं ना कहीं वहां पर जो संपर्क है मानव का वो कम करना पड़ेगा। इसके लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार के साथ में प्रारंभिक रूप में इसके लक्षण दिखते हैं और माना जाता है कि लगभग 7 से 21 दिन में इसके लक्षण सर्वोच्च स्तर तक पहुंचते हैं, जिसमें गंभीर सिर दर्द, और अगर हम देखें तो गंभीर रूप से बीमार होने की स्थिति में डायरिया 1 हफ्ते तक बना रह सकता है। साथ साथ जो रक्तस्राव है यानी जो ब्लीडिंग है वो आंतरिक रूप में हो सकती है। तो ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है और इसी आधार पर यहाँ पर जो मृत्यु होने की स्थिति है वो 88% तक जा सकती है। तो इस रूप में ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है। जहाँ तक इसके इलाज की बात करें, वर्तमान में इसके उपचार या टीके को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी टीका अभी तक डेवलप नहीं किया गया है, ना कोई एंटीवायरल ऐसा मेडिसिन है जो इसमें सीधे प्रभावी होता है। लेकिन अलग अलग वायरस के लिए जो दवाएं उपयोग की जाती हैं उनको धीरे धीरे उपयोग करके एक तरह से इलाज की स्थितियां की जाती हैं, यानी प्रमुख रूप से जो लक्षण होते हैं उनको लक्षित बनाकर एक तरह से इलाज किया जाता है। स्पष्ट रूप से इस वायरस के खिलाफ कोई दवा या टीका है वो नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि लगातार देखभाल और तरल पदार्थ यानी जो लिक्विड है वो एक तरह से शरीर में लगातार पहुंचना चाहिए। इन सब माध्यम से और जो लक्षण दिख रहे हैं जैसे बुखार है, सिर दर्द है या किसी भी तरह की ब्लीडिंग की स्थिति है, उसको रोकने के लिए उपचार किए जाते हैं। उस आधार पर आप देखें तो इस बीमारी का इलाज कुछ हद तक संभव है, अन्यथा यहाँ पर जो जीवन लेने की क्षमता है इस बीमारी की वो काफ़ी अधिक है। अगर हम कुछ मामले यहाँ पर देखें तो प्रमुख रूप से अगर हम 1967 में सबसे पहला मामला देखें और 2017 में युगांडा में और 2014 में युगांडा में ही दोनों मामले देखें, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि इसकी जो घातक क्षमता बहुत अधिक है। जैसे 2017 और 14 के दोनों मामले आप देखें, 100% यहाँ पर केस फैटलिटी रेट है, यानी जितने मामले थे सभी की मृत्यु हुई। और इसके पहले आप देखें नीदरलैंड में भी, साथ साथ अगर हम अंगोला में 2005 में देखें या अगर हम 1987 में केन्या में देखें, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने मामले हैं उतनी एक तरह से मृत्यु की स्थितियां बन रही हैं या लगभग 88% जैसी स्थितियां बनती हैं। तो लगभग जो बीमार हो रहे हैं उनके मरने की संभावना काफ़ी हद तक रहती हैं अगर इलाज की स्थितियां समय पर प्रारंभ न की जाएं, और यही प्रमुख रूप से घातक है। तो वर्तमान में अगर हम देखें, दो प्रारंभिक देश अगर हम जर्मनी की बात करते हैं साथ साथ सर्बिया की, जहां पर 1967 में हुआ था, उसके बाद हम देखें तो प्रमुख रूप से इसका जो प्रसार है वो अफ्रीकी देशों में ज़्यादा रहा है। अंगोला, कांगो, घाना, गिनी, साउथ अफ्रीका और युगांडा। वर्तमान में अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल गिनी में इसका मामला सामने आया है। तो जिस रूप में बचाव की बात की जा रही है कि संक्रमण को विस्तारित ना होने दिया जाए, इक्वेटोरियल गिनी की सरकार ने वो प्रयास किए हैं, जैसा हमने चर्चा किया। WHO ने इसके संदर्भ में इक्वेटोरियल गिनी सरकार की तारीफ भी की है। आज की बड़ी खबर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी की यह पहल अगर आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।